हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल का जो सीबीटी पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो में जो सीबीटी एग्जाम हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एसएससी जेई के लिए, तो उसके सॉल्यूशंस हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, दी नेट हीट ट्रांसफर फॉर दी साइकिल 1 2 3 4 5 1, the net heat transfer for the cycle 1 2 3 4 5 6 1 as shown in figure is। जो आपको साइकिल दिखाई दे रही है टीएस डायग्राम, तो इसमें आपको नेट हीट ट्रांसफर बताना है। और जो आपको साइकिल बनाई गई है वो किस डायग्राम पर बनाई गई है? टीएस डायग्राम पर। तो ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम आप जानते हो कि जो एरिया मिलता है, एरिया अंडर द कर्व गिव्स रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। दिस इज द रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। यदि आप देखें यहाँ से 1 2 6, ये साइकिल हमारे पास किस नेचर की है? क्लॉकवाइज नेचर की। और साइकिल हमारे पास 3 4 5 ये नेचर है एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि इसका एरिया निकाला जाए तो ये हमारे पास आएगा 300 इंटू 200 माइनस 200, 100 इंटू 100 एरिया आएगा। और ये भी 100 एरिया आएगा। लेकिन एक नेचर कैसा है? पॉजिटिव, और दूसरा नेचर कैसा है? नेगेटिव। तो ये तो नेट हीट ट्रांसफर पूछा है, तो नेट हीट ट्रांसफर मीन्स 100 माइनस 100 क्या आ जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 0 किलोजूल। तो राइट आंसर इज सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आ गया? सी आंसर करेक्ट होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, फॉर दी फॉलोइंग विच वन इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? मींस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इट मींस इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। देखिए वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी होता है? एक्सटेंसिव। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। मैग्नेटाइजेशन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। तो वेलोसिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव। तो राइट आंसर इज डी। तो आंसर क्या करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन डिस्क्राइब्स एन इररिवर्सिबल हीट पंप। तो हीट पंप का है और कौन सा है? इररिवर्सिबल। और आप जानते हो कि हीट पंप एक साइकिल पर वर्क करता है, और साइकिल कैसी है? इररिवर्सिबल। तो according to Clausius inequality, cyclic integral of delta q by t less than 0, this is for irreversible cycle। तो एक तो आ गया हमारे पास साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी लेस देन 0, और दूसरा है हीट पंप। और हीट पंप क्या है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेज है। तो ड्यूरिंग दी साइकिल जो वर्क डन किया जाएगा ऑन दी सिस्टम किया जाएगा, और ऑन दी सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव। तो मीन्स ऑन दिस साइकिल नेट वर्क ट्रांसफर डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा, इट मीन्स लेस देन 0 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सर ऑफ रेफ्रिजरेशन, ए सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सर ऑफ रेफ्रिजरेशन हैज ए डेंसिटी दी हुई है आपको 36.12 एट -30 डिग्री सेल्सियस। If the density of saturated liquid and saturated vapor at -30 degree Celsius are 1377 and 7.379 kg per meter cube respectively, then quality of the mixer का मतलब क्या है? ड्राइनेस फ्रैक्शन आपसे पूछा है। मीन्स x की वैल्यू क्या होगी? ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो डाटा आपको दिया गया है ये, तो ये हमारे पास डाटा है इसका। ए सैचुरेटेड लिक्विड, तो लेट अस कंसीडर टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम, और ये आपको डाटा दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है? -30 डिग्री सेल्सियस पर। कि ये हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये है डेंस रो जी, और मान लेते हैं दिस इज 0.1, दिस इज इन बैट रीजन। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है? ρ1 है। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी। कि रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी इज नॉन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि ρ1 इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, B1 इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट स्टेट 1 इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी ρ1। ये आपको दी हुई है यहाँ से 1 अपॉन 36.12, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब पर केजी।
सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा ये यहाँ से। स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 1 एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इज, ये आपको दिया हुआ है। डेंसिटी आपको दी हुई है 1377, तो ये आएगी 1/1377। और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैसियस स्टेट और सैचुरेटेड वेपर कर्व ये आपको दी हुई है 7.379, तो यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल जाएगा। अब यहाँ से आप लगा दीजिए स्पेसिफिक वॉल्यूम B1 इक्वल टू BF प्लस एक्स ऑफ BFG, और जब सारी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे इनको, और तो यहाँ से हमारे पास अननोन क्या है x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और x की वैल्यू आएगी लगभग 0.199 मीन्स ऑलमोस्ट 0.2। तो राइट आंसर इज बी, आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। तो डेंसिटी दी हुई थी आपको, तो आपको डेंसिटी को स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंज कर लेना है, और आप जानते हो डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम में रिलेशनशिप क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग द मैक्सवेल रिलेशनशिप, यूजिंग द मैक्सवेल रिलेशंस एंड आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन से सॉल्व होगा, और मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी लगेगी, 4th नंबर की। तो मैक्सवेल इक्वेशन होती है हमारे पास 4th नंबर की, ये होती है डेल बी अपॉन डेल टी, सॉरी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी एट आइसोथर्मल कंडीशंस और कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां से आपको ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी बी इक्वल टू, यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है ये, तो पी बी इक्वल टू आर टी। चाहिए कि आपको पी का प्रेशर का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो प्रेशर का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पी इक्वल टू होगा हमारे पास आर टी अपॉन बी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। तो आर बी कांस्टेंट है, तो और बी भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू आर अपॉन बी। तो राइट आंसर इज बी, आर अपॉन बी। तो बी आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन से आपको चेंज कर लेना है कि एस और बी में तो होती नहीं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एमआरटी, तो ये इसको कन्वर्ट किया जा सकता है डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर एन आइडियल गैस द एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है टी इंटू डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का टी इंटू डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दिस इज Cp और ये है Cv, ये वैल्यू क्या है हमारे पास Cv है। और आप जानते हो मेयर्स इक्वेशन से Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R के इक्वल आता है। राइट आंसर इज D। तो D आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एट केमिकल इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी इज, एट केमिकल इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी इज। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर गिव्स फ्री एनर्जी होती है मिनिमम होती है, राइट आंसर इज सी, मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए हाई ग्रेड एनर्जी, की कौन सी एक हाई ग्रेड एनर्जी नहीं है। तो हम जानते हैं कि हीट एक लो ग्रेड एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक हाई ग्रेड एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी एक हाई ग्रेड एनर्जी है, मीन्स जो वर्क की फॉर्म में है वो सभी हमारे पास हाई ग्रेड एनर्जी होती हैं, और जो हीट की टर्म्स में है वो होती है थर्मल एनर्जी। तो ये हमारे पास एक लो ग्रेड एनर्जी होगी, इट मीन्स ये हाई ग्रेड एनर्जी नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाता है तो Cp भी इंक्रीज होता है और Cv भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर राइज करने पर Cp और Cv दोनों इंक्रीज होते हैं, और गामा इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv, और गामा क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, टेम्परेचर राइज करने पर Cp और Cv दोनों ही इंक्रीज होते हैं, और गामा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दोनों में जो इंक्रीज हो रहे हैं उनमें किसकी रेट ज़्यादा है, तो ये Cv की रेट ज़्यादा होती है, Cv इंक्रीजेज एट हायर रेट देन Cp। तो राइट आंसर इज डी। भाई दोनों ही इंक्रीज होते हैं, लेकिन Cv बिकॉज Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है, तो Cv की जो रेट होती है इंक्रीज होने की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि Cv मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम में जो टोटल एनर्जी होती है वो किस में चली जाती है, इंटरनल एनर्जी में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
ए फ्लाईव्हील हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.54 kg पर मीटर स्क्वायर। ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द फाइनल आरपीएम इफ इट इज सेट इन मोशन विद 0.1459 किलो जूल ऑफ अवेलेबल एनर्जी। तो ये हम वी नो दैट फॉर फ्लाईव्हील डेल्टा ई इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है हमारे पास, और सारी वैल्यू आपको दी हुई हैं। डेल्टा ई दिया हुआ है आपको 0.1459, तो ये हो जाएगा 145.9 जूल। दिस विल बी इक्वल टू हाफ आई कितना दिया हुआ है 0.54, और ओमेगा क्या होता है यहाँ से 2 पाई एन अपॉन 60 का होल स्क्वायर, क्योंकि आरपीएम पूछा है। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई एन अपॉन 60 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन की वैल्यू आएगी हमारे पास 221.9 आरपीएम, और लगभग आएगी 222 आरपीएम। तो राइट आंसर इज बी, आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 मीटर क्यूब। ये एक्सर्जी है एनर्जी, ये है एक्सर्जी। तो यहाँ आपको बोनस मिल सकता है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज दी, वैसे राइट आंसर ये हिंदी में करेक्ट दिया हुआ है, एक्सर्जी दिया हुआ है। तो वैसे इंग्लिश ज़्यादा करेक्ट माना जाता है एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों लैंग्वेजों में यदि मिस्टेक होती है तो एसएससी इंग्लिश को करेक्ट मानती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन में आपको बोनस मिल जाएगा। यहाँ पूछा है व्हाट इज द एक्सर्जी ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ कंप्लीट वैक्यूम। तो ये एक्सर्जी होती है हमारे पास, जो अवेलेबिलिटी फंक्शन होता है फाई इक्वल टू यू माइनस का टी नॉट एस प्लस का पी नॉट भी होता है हमारे पास। और यदि अवेलेबल एनर्जी होती है हमारे पास फाई 1 माइनस फाई 2, दिस इज द अवेलेबल एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। दिस विल बी इक्वल टू यू माइनस का यू नॉट प्लस का, तो ये होता है हमारे पास एक्सर्जी u माइनस का u नॉट प्लस का p नॉट इंटू बी माइनस का b नॉट माइनस का t नॉट इंटू एस माइनस का s नॉट। और जैसे कि इसने कहा है कि वैक्यूम है, और वैक्यूम है तो हमारे पास क्या होगा, यदि वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए हमारे पास कोई भी मास होगा नहीं, तो मास क्या होगा वहाँ पर जीरो होगा, और मास यदि जीरो होगा तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी, वॉल्यूम भी क्या होगा हमारे पास जीरो होगा, और एंट्रोपी भी क्या होगी, जीरो होगी। और डेड स्टेट की यदि हम बात करते हैं तो डेड स्टेट का मीन्स क्या है, रेफरेंस स्टेट होती है, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं। रेफरेंस स्टेट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास यू नॉट भी जीरो हो जाएगा, और एस नॉट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्सर्जी आ जाएगी, एक्सर्जी इक्वल टू पी नॉट इंटू बी, और एक्सर्जी जब हमारे पास पी नॉट इंटू बी होगी तो पी नॉट क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज PATM, और वॉल्यूम आपको गिवन है कितना 1 मीटर क्यूब, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हो कितना होता है 100 किलो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये 1 बार होता है, 1 बार इक्वल टू होता है 100 किलो पास्कल, और 100 किलो पास्कल इंटू 1 मीटर क्यूब आप करोगे तो ये आएगा हमारे पास 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 100 किलो जूल। तो राइट आंसर इज 100 किलो जूल। तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, तो ये राइट आंसर इज बी। तो बी आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट होगा, राइट आंसर इज बी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको साइकिल दी हुई है और सभी प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस हैं एज शोन इन फिगर। तो इस साइकिल की इफिशिएंसी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T3। इसको सॉल्व करते हैं। ये साइकिल आपको दी हुई है ऑन TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, दिस इज 1 2 3। T2, दिस इज T1 और ये T3। तो यहाँ से कह सकते हैं T2 और T3 क्या है हमारे पास सेम है, और T1 से T2 दिस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मीन्स यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये कोई हीट रिजेक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी कम हो रहा है और एंट्रोपी भी कम, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। तो हम जानते हैं एफिशिएंसी होती है हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट क्या होता है हम जानते हैं एरिया अंडर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ये क्या देता है, नेट हीट ट्रांसफर, और नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क। तो यहाँ से निकाला जा सकता है आउटपुट या वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, नेट वर्क, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल
और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, इसको और क्लीन बना लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज 0.1, 0.2 एंड 0.3। और यदि देखते हैं एंट्रोपी एक्सिस पर, दिस इज टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, और ये हमारे पास है चेंज इन एंट्रोपी कितना है, ds। हियर टेम्परेचर इज T1 और हियर टेम्परेचर इज T2 इक्वल टू T3, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है और एरो इस तरह लगाए हुए हैं साइकिल में। तो आपको बताना है कि साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी। तो साइकिल की इफिशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्क निकालना पड़ेगा बटे हीट सप्लाई। और वर्क आपको पता है कि नेट हीट एरिया होता है वो क्या होता है, वर्क के इक्वल होता है। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, डिफरेंस कितना हो जाएगा, T1 माइनस का T3 और T3 माइनस का T1। भाई ये हाइट कितनी हो जाएगी, T3 माइनस T1, क्योंकि इसने T1 और T3 की टर्म्स में पूछा है इसलिए मैंने T2 को कंसीडर यहाँ पर नहीं किया है, इनटू लेंथ कितनी हो जाएगी, ds। इसके बाद हम देखें इनपुट क्या है, हीट सप्लाई। अब देखो ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है 1 to 2, तो यहाँ तो कोई हीट ट्रांसफर होगा नहीं, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है 2 to 3 और 2 to 3 हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, QS। यदि इसके अंडर का एरिया देखा जाए तो ये क्या देगा हमारा हमको, ये पूरा आपको देगा हीट सप्लाई, दिस इज QS। तो हीट सप्लाई क्या आएगी हमारे पास, T3 इंटू ds। तो यदि इफिशियंसी निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा, T3 माइनस का T1 इंटू ds डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ T3 इंटू ds। तो ds से ds कैंसिल हो गया, तो राइट आंसर इज T3 माइनस का T1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ T3। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है। ये आएगा T3 माइनस का T1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ T3। तो राइट आंसर इज D। तो D आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। दी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑन ए मैग्नेटिक मटेरियल्स थ्रू विच दी मैग्नेटिक एंड मैग्नेटाइजेशन फील्ड आर यूनिफॉर्म। तो ये होता है हमारे पास माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ HDI। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो हमारे पास PDB होता है, लेकिन यहाँ पर इसके जगह मैग्नेटिक और मैग्नेटाइजेशन फील्ड दे दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में कह रहा है कि हमारे पास ये 2 kg ऑफ एयर इनिशियली एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, का मतलब कितना है, 300 केल्विन, एक्सपेंड हो रही है एज शोन इन फिगर, व्हाट इज दी वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम से वर्क डन कितना होगा, तो ये डायग्राम दिया हुआ है आपको ऑन पीवी डायग्राम, प्रोसेस दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और यहाँ से वॉल्यूम B से 2B तक एक्सपेंड हो रहा है। दिस इज स्टेट 1 और स्टेट 2। तो आप जानते हो कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क होता है P इंटू B फाइनल माइनस का B इनिशियल। तो यह आएगा हमारे पास P इंटू 2B माइनस का B, दिस विल बी इक्वल टू PV, और वी नो दैट PV इक्वल टू होता है MRT, और M की वैल्यू हमारे पास 2 kg, R होता है 287 होता है, या 0.287 हो जाएगा, क्लोब आ जाएगा, इनटू टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर निकल जाएगा W इज इक्वल टू, और सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा हमारे पास ये आएगा 172.2 किलो जूल। तो राइट आंसर इज 172.2। तो यहाँ से आंसर क्या करेक्ट होगा इसका, ए आंसर इज करेक्ट। तो राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए 172.2 किलो जूल। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर ए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अंडरगॉन बाय an incompressible liquid, the change in temperature experiment by the liquid is delta T equal to T2 minus T1। अब देखिए कह रहा है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। आइसेंट्रोपिक का मीन्स रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा, मीन्स कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इट मीन्स कंप्रेस नहीं होगा। और जब कंप्रेस नहीं होगा तो हमारे पास प्रेशर राइज नहीं होगा, और प्रेशर राइज नहीं होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन, की पॉइंट फंक्शन नहीं है, इट मीन्स ये एक पाथ फंक्शन होगा, और पाथ फंक्शन होता है हमारे पास हीट एंड वर्क, और वर्क रेट क्या होती है हमारे पास, पावर। तो राइट आंसर इज डी। रेट ऑफ वर्क डन क्या होती है हमारे पास, वर्क पावर होगी, और राइट आंसर इज
डी। इसके बाद हम बात करते हैं देयर इज नो एंट्रोपी ट्रांसफर फ्रॉम ए सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग, कि सिस्टम से सराउंडिंग में कोई भी एंट्रोपी का ट्रांसफर नहीं होता है। सिस्टम से सराउंडिंग में कोई भी एंट्रोपी का ट्रांसफर नहीं होता है, और ये होता है हमारे पास जो हाई ग्रेड एनर्जी होती है वर्क के रूप में। मतलब यदि वर्क ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर कोई भी एंट्रोपी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर से तो एंट्रोपी का ट्रांसफर होता है, लेकिन वर्क ट्रांसफर से कोई भी एंट्रोपी का ट्रांसफर नहीं होता है, बिकॉज वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ए गैस इज थ्रॉटल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप और कूलिंग विल अकर इफ द इनिशियल स्टेट लाइज ऑन दी। तो देखिए ये हमारे पास होता है टीपी डायग्राम, और इस पर हमारे पास कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस कुछ इस तरह होती हैं, और ये होता है हमारे पास इन्वर्जन कर्व। ये होता है हमारे पास इन्वर्जन कर्व होता है, और यदि हमारे पास पॉइंट इन्वर्जन कर्व पर है तो ये मैक्सिमम पॉइंट जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो पॉइंट होता है। तो यदि पॉइंट हमारे पास इन्वर्जन कर्व पर है तो यहाँ से मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप किया जा सकता है। तो यही पूछा है दी मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप विल अकर व्हेन दी इनिशियल स्टेट लाई ऑन। जब इनिशियल स्टेट यहाँ पर है तो इसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप किया जा सकता है। तो राइट आंसर इज बी, इन्वर्जन कर्व राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दी फॉलोइंग गैस हैज दी हाइयर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट रेशियो, कि गामा की वैल्यू किस गैस के लिए हाइयर होती है, अधिक होती है। और गामा की वैल्यू हम जानते हैं कि इनर्ट गैसेज के लिए हाईएस्ट होती है, और ये होती है हीलियम। राइट आंसर इज बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 डायरेक्टली नोट्स में आपके लिखा होगा ये, द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाई, और ये होती है Cn इक्वल टू Cb गामा माइनस n अपॉन 1 माइनस n। तो राइट आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो 21 में एक थोड़ी सी एरर थी, तो इसमें भी आपको बोनस मिल जाएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर एरो नहीं लगा हुआ है। तो ये एरो इस तरह आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार मार्क कर लेना, यहाँ पर एक हल्की सी मिस्टेक हुई है, एरो लगाना भूल गए थे इसमें हम। और इसके बाद आपको सॉल्व करना है इसका। अब सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। और क्वेश्चन है आपके पास ये, तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिस पर इस डायरेक्शन में 300 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, और ये आपके पास फोर्स लगा हुआ है 400 न्यूटन का, और यहाँ से फोर्स लगा हुआ है आपके पास 600 न्यूटन का, और ये एंगल आपको दिए हुए हैं 30 डिग्री, दिस इज अल्फा, और ये भी एंगल आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको बस फोर्स को रिजॉल्व करना है। लेट अस दिस इज एक्स डायरेक्शन, और ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, बाई डायरेक्शन है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, यदि हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा इसका, तो एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स इक्वल टू आएगा हमारे पास एक्स डायरेक्शन में 300 है, 300 प्लस का एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा 400 cos 30 प्लस का 400 cos 30, और इसका भी कंपोनेंट आएगा, इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट आएगा 600 प्लस का 600 इंटू साइन 30। यदि इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा एफ एक्स इक्वल टू 946.41 न्यूटन। सिमिलरली एफ वाई आप निकाल सकते हो। एफ वाई के लिए बाई डायरेक्शन आपको लेनी है, और बाई डायरेक्शन में आप देखोगे हमारे पास फोर्स का रिजोल्यूशन कैसे होगा, ये इधर लगा हुआ है 400 cos की जैसे साइन आ जाएगा, ये 400 साइन 30 माइनस का 600, इसका भी कंपोनेंट आएगा 600 का, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा 600 इंटू cos 30, और यहाँ से यदि आप एफ वाई निकालोगे इसकी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 319.61 न्यूटन। और यदि इसने पूछा है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो आर इक्वल टू होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस का एफ वाई स्क्वायर, और यदि इसको आप सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 998.9 न्यूटन। तो इसमें बोनस मिल जाएगा क्योंकि एरो आपको नहीं दे रखा है, और उसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज 998.9, इट मीन्स राइट आंसर इज डी। 998.9 मीन्स 999 आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट होगा।
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ए स्मूथ स्फीयर ऑफ वेट 10√3 न्यूटन इज सस्पेंडेड इन कॉन्टैक्ट विद ए स्मूथ वर्टिकल बॉल बाय ए स्ट्रिंग फास्टन टू ए पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, द एंड बीइंग अटैच्ड टू ए पॉइंट ऑन द बॉल इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक आर रेडियस का स्फीयर है, तो एल बराबर क्या दे रखा है आपको, आर दे रखा है कि लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द स्फीयर के। तो फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग, तो इस टेंशन आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग में। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है और इससे एक स्ट्रिंग बांधी गई है, और इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है हमारे पास, आर है, और ये भी क्या है, आर है, और ये भी रेडियस क्या हो जाएगी, आर। वेट ऑफ दिस स्फीयर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ से रिएक्शन आर आएगी, और यहाँ टेंशन कितना है, टी है। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ से लेट अस दिस एंगल इज थीटा, और तो यहाँ से कॉस थीटा आप निकाल सकते हो। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस देन आर अपॉन 2r, दिस विल बी इक्वल टू 1/2, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 किसके लिए होती है, कॉस 60 के लिए। दिस विल बी इक्वल टू देन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। देन अप्लाई लेमिज थ्योरम, तो आप लेमिज थ्योरम के अप्लाई कर सकते हैं। वेट अपॉन दिस एंगल, ये एंगल आएगा हमारे पास 60 डिग्री, तो यहाँ से आप लगा सकते हो कि इनके बीच 90 डिग्री का है, तो टी अपॉन साइन 90 बाई लेमिज थ्योरम, टी अपॉन साइन 90 इक्वल टू बेट अपॉन साइन 60। टेंशन चाहिए, बेट आपको दे रखा है, बेट कितना दिया हुआ है 10√3, बेट कितना दे रखा है आपको 10√3। यहाँ से टेंशन कितना आ जाएगा 10√3 अपॉन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये √3 से √3 चला गया, कितना आ गया हमारे पास 20 न्यूटन। राइट आंसर इज 20 न्यूटन। तो बात करते हैं इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 20 न्यूटन आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। राइट आंसर इज बी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी वेरीफाइड बाई। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वेरीफाइड किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। राइट आंसर इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24 क्वेश्चन, ए ट्रेन ऑफ 980 किलो न्यूटन वेट इज टू बी स्टार्टेड बाई ए इंजन। ये इंजन लगा हुआ है हमारे पास, ये ट्रेन ऑफ 980 किलोन्यूटन वेट is to be started by an engine with constant acceleration along a straight horizontal track and acquired a speed of 54 किलोमीटर पर आवर विद 30 सेकेंड। तो यहाँ से आप एसिलेशन निकाल सकते हो कि स्पीड आपको दे रखी है, विद टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो यहाँ से एसिलेशन निकल जाएगा। डिटरमाइन दी टेंशन टी इन दी बार कंटेनिंग द इंजन टू दी 10 ऑफ दी टोटल रेजिस्टेंस। इसमें आपको टेंशन निकालना है टी कितना होगा जब ये इंजन इस हमारे पास जो ये इसको पुल करेगा ट्रेन को, तो ये कितना टेंशन लगेगा इस पर बार पर। और इफ द टोटल रेजिस्टेंस टू द ट्रेन बिकम बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इज, भाई एक तो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, और दूसरा आ रहा है एयर रेजिस्टेंस, वो दे रखा है 0.5% ऑफ ट्रेन वेट की, ट्रेन के वेट का, और ट्रेन का वेट आपको दिया हुआ है 980 किलो न्यूटन। तो पहले तो क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है। तो सबसे पहला काम ये होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, देन इसको सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम यहाँ से हमको समझ में आ गई कि हमारे पास ट्रेन है जिसका वेट दिया हुआ है 980, तो यहाँ से मास निकल जाएगा, वेट दिया हुआ है तो मास निकल जाएगा, और एसिलेशन आपको यहाँ से आ जाएगा, और वेट का 5% क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लेट अस दिस, ये हमारे पास कोई इंजन का कोई भी डिब्बा है, और ये इंजन क्या, ये ट्रेन का कोई बॉक्स है हमारे पास, और ये इसको पुल कर रहा है। लेट अस बार में टेंशन कितना है, टी है, वेट ऑफ दिस ट्रेन इज डब्ल्यू, एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो आ रहा है एफ आर, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो सबसे पहले एसिलेशन आप निकाल सकते हो, दिस विल बी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी दे रखी है 54 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड। तो ये आएगा हमारे पास, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा 15/30, दिस विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एसिलेशन कितना होगा 0.5 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। दूसरा क्या है, आपको दिया हुआ है कि वेट कितना है, W इक्वल टू 980 किलो न्यूटन, और ये कह रहा है कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो 5% है किसका, वेट का। तो फ्रिक्शनल FR कितना आ जाएगा, 0.5% मीन्स 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 980, और किलो का कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा हमारे पास 4900 न्यूटन। आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू और दिस इक्वेशन यू कैन गेट 4900 न्यूटन क्या आ गया हमारे पास, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आ गया। और दूसरा आप निकाल सकते हो, मास होगा हमारे पास वेट अपॉन जी, W अपॉन जी, और वेट कितना है 980 इंटू 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी है 9.8। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, कितनी टाइम्स किया 100 टाइम्स, तो ये आएगा 10 की पावर 5 kg। तो ये इतना क्या आ गया हमारे पास, ये मास आ गया। अब आप लगा दीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये हमारे पास बॉक्स है, इस तरह इसको पुल किया जा रहा है, टेंशन इधर आएगा तो हमारे पास एक्सीलरेशन, तो इनर्शिया फोर्स इधर आएगा, और इधर ही हमारे पास आ रहा है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो T इक्वल टू MA प्लस RF, तो T इक्वल टू MA प्लस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और M कितना है 10 की पावर 5, एक्सीलरेशन कितना आ गया 0.5, प्लस का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना है 4900। तो टोटल टेंशन इन दी बार इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 50,000 प्लस का 4900, तो ये आएगा हमारे पास 54,900 न्यूटन और 54.9 किलो न्यूटन। तो राइट आंसर इज 54.9 किलो न्यूटन। देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो बी आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट होगा 54.9, आंसर क्या है इसका, बी करेक्ट है। इसके बाद अगेन क्वेश्चन है 25, टू ब्लॉक्स ए एंड बी, two blocks A and B, block A is placed over a block B, block A is placed over a block B as shown in figure, each have mass 20 kg, determine the largest horizontal force P, ये आपको फोर्स निकालना है, P कितना होगा, which can be applied to B, जो कि B पर अप्लाई किया गया है, so that A will not move relative to, मतलब A B के रिलेटिव में मूव नहीं करना चाहिए। इट मीन दोनों का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ऑल दी स्मूथ, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि हमारे पास ए विल नॉट मूव विद रिलेटिव टू बी, इट मीन्स दोनों का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, और सभी सरफेस कैसे हमारे पास स्मूथ है। जी की वैल्यू को आपको 10 लेना है, तो आपको ये पी की वैल्यू बतानी है क्या होगा। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये दिया हुआ है हमारे पास कि दो ब्लॉक हैं, दिस इज ब्लॉक ए और अनदर इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक बी, और इस ब्लॉक बी पर ये P की वैल्यू आपको निकालनी है। P की वैल्यू क्या होगी, यदि हम बात करते हैं वेट ऑफ दिस ब्लॉक W इक्वल टू mg होगा हमारे पास है, लेटेस्ट मास ऑफ इज m, तो वेट कितना हो जाएगा mg, और यहाँ से यदि रिएक्शन देखी जाए तो रिएक्शन आएगा हमारे पास R, और ये आएगा 45 डिग्री के एंगल पर। इसको बाहर ले लेते हैं, बिल्कुल फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। ये यहाँ से रिएक्शन R, और ये एंगल कितना है यहाँ से 45 डिग्री, दिस इज फॉर ब्लॉक ए, और यहाँ से आएगा हमारे पास वेट mg, और यदि इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, इन दिस डायरेक्शन। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो यदि इसके फोर्स को रिजॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास 45, तो यहाँ से कंपोनेंट दो होंगे, दिस विल बी r cos थीटा और r sin थीटा, तो ये आएगा हमारे पास r cos थीटा, सॉरी r sin थीटा, और ये आएगा हमारे पास r cos थीटा। तो यदि बात करते हैं ब्लॉक ए को हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ब्लॉक ए, और ब्लॉक ए के लिए देखा जाए यदि बाई डायरेक्शन में, तो बाई डायरेक्शन में mg और r cos थीटा क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तो r cos थीटा इक्वल टू mg आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यदि हम बात करते हैं x डायरेक्शन में, फॉर x डायरेक्शन ब्लॉक के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कौन सा है, r cos थीटा, और हमारे पास एक्सीलरेशन डायरेक्शन क्या होगी, यदि लोड इस डायरेक्शन लगाया जा रहा है तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा ma, इनर्शिया फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन की, तो ये आएगा r sin थीटा, दिस विल बी इक्वल टू ma। यदि यहाँ से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45 डिग्री, तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और यदि इक्वेशन
2 और 1 को कंपेयर किया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि एक्सेलरेशन दिस विल बी इक्वल टू जी। तो इक्वेशन 1 और 2 को यदि कंपेयर करोगे, कंपेयर करने पर क्या आएगा, एंगल कितना है 45, तो cos 45 और sin 45 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इट मीन्स LHS सेम है तो RHS भी क्या आएगी हमारे पास, सेम आएगी। तो mg बराबर ma और मास सेम है तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखा जा सकता है, g लिखा जा सकता है। अब यदि हम बात करते हैं ब्लॉक बी की, तो ब्लॉक बी पर फोर्स लगाया गया है P और ये हमारे पास रिएक्शन है R, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा इसका 45 डिग्री। भाई यहाँ से अगर देख रहे थे हम, यहाँ पर एंगल कितना था ये 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसमें भी आपको क्या करना है, ब्लॉक बी के लिए फोर्स को रिजॉल्व करना है एक्स डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन में जब आप फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए तो ये आएगा नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन समेशन एफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू एम ए। भाई एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इस भाई इनर्शिया फोर्स इस तरफ आएगा एम ए, और इस डायरेक्शन में हमारे पास जो कंपोनेंट है, तो यदि आप बैलेंस करिए तो यहाँ से कंपोनेंट आएगा ये आर का, दिस विल बी आर साइन थीटा, और एम में क्या हो जाएंगे, तो P इक्वल टू आएगा हमारे पास P इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस का एम ए। और आर साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल चुके थे, इससे पहले देखा था आपने कि आर साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई है, एम ए के। तो आर साइन थीटा की वैल्यू आप पुट कर दोगे एम ए प्लस का एम ए, तो P इक्वल टू क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ एम ए, और ये आ जाएगा, और A बराबर क्या है हमारे पास, G है, तो 2 टाइम्स ऑफ एम जी। और मास ऑफ दिस ब्लॉक आपको दिया हुआ है कि ब्लॉक का मास कितना है, और ब्लॉक का मास दिया हुआ है 20 kg की। ईच ब्लॉक कितने kg का है हमारे पास, 20 kg का है। तो ये B का भी मास कितना है 20 kg, और A का भी कितना है हमारे पास है 20 kg है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 20 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, तो कितना आएगा ये 400 न्यूटन राइट आंसर होगा इसका। तो राइट आंसर इज 400 न्यूटन। आंसर क्या होगा इसका, डी करेक्ट होगा। राइट आंसर इज डी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि डायमीटर एंड रोटेशनल स्पीड ऑफ ए जॉब आर 100 mm एंड 600 rpm रेस्पेक्टिवली। कि मतलब कोई भी जॉब है, इसका डाया और आरपीएम आपको दे रखे हैं। दी हाई स्पॉट मीन्स चैटर मार्क, मीन जब आप मशीनिंग की जाती है तो टूल के मार्क बन जाते हैं वर्कपीस पर, जिन्हें कहा जाता है चैटर मार्क, आर फाउंड एट ए स्पेसिंग ऑफ 45 डिग्री ऑफ दी जॉब सरफेस। की मतलब 45 डिग्री पर आपको क्या मिल रहे हैं, चैटर मार्क मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी चैटर की। अब देखिए चैटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल जॉब है, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना 100 mm, आरपीएम कितने दिए हुए हैं 600 आरपीएम। तो ये कह रहा है कि जब रोटेशन कर रहा है तो 45 डिग्री पर आपको क्या मिल रहा है, चैटर मिल रहा है। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, और एक 45 डिग्री पर क्या मिल रहा है, चैटर मार्क मिल रहा है। तो नंबर ऑफ चैटर मार्क्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ चैटर मार्क इन वन रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन होते हैं हमारे पास 360 डिग्री और चैटर मिल रहा है 45 डिग्री। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ चैटर मार्क्स इन वन रिवॉल्यूशन 8 हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पूछी है। फ्रीक्वेंसी पूछी है तो क्या आएगा, पर सेकंड लेना है, तो आरपीएस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो जाएंगे 600 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 10 आरपीएम, 10 आरपीएस। तो पर सेकंड में कितने रोटेशन ले रहा है 10, और कितने मार्क हो रहे हैं 8, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास 8 इंटू 10 इक्वल टू 80। तो राइट आंसर इज 80। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसका, बी करेक्ट होगा। तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, उनको मैच कराना है। कि फर्स्ट आपको दे रखा है प्लेन अप्रोच एंगल, दूसरा है रेक एंगल, तीसरा है क्लियरेंस एंगल, फोर्थ है हमारे पास बेज एंगल। अब देखिए रेक एंगल आप जानते हो कि टूल फेस के साथ होता है, तो बी में क्या आ गया 1 आ गया, बी में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा।
इसके बाद क्लियरेंस एंगल आप जानते हो किसके साथ बनता है, फ्लैंक के साथ, तो इसमें 2 आ गया। बेज एंगल क्या होता है, फेस और फ्लैंक के बीच का एंगल होता है। द एंगल बिटवीन फेस एंड फ्लैंक इज नॉन एज बेज एंगल, दिस इज 3। तो ये आपको आगे 1 2 3, तो इसमें क्या आएगा 4 आएगा, तो ये आएगा 4 1 2 3। तो राइट आंसर इज सी। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसका, सी करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं 28। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा मेटल कटिंग में कि मिनिमम शियर स्ट्रेंथ होती है ऑर्थोगोनल कटिंग में, ये होती है हमारे पास 2 होती है। राइट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। द प्राइमरी टूल फोर्स यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द टोटल पावर कंजप्शन इन मशीनिंग इज, कि जब प्राइमरी टूल फोर्स जिसे मशीनिंग में पावर कंजप्शन की कैलकुलेशन में यूज में लिया जाता है, और ये होता है हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स। राइट आंसर इज बी। तो आई होप सभी लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा एसएससी सीवीटी का। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई डज द क्रेटर वियर अकर्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप। ये हमारे पास टूल टिप है और जो क्रेटर वियर होता है यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर होता है, बिकॉज इस रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो चिप और वर्क पीस के बीच में क्या हो जाती है, स्टिकिंग हो जाती है और यहाँ से मटेरियल हमारा निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ सम डिस्टेंस पर मिलता है टिप से, बिकॉज टूल टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन दैट रीजन। तो राइट आंसर इज सी, बिकॉज इस रीजन में टूल का टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करते हैं 31, क्रेटर बियर इज प्रीडोमिनेंट। क्रेटर बियर किस में होते हैं, टंगस्टन कार्बाइड टूल्स में। राइट आंसर इज बी। क्रेटर बियर इज प्रीडोमिनेंट इन टंगस्टन कार्बाइड टूल्स। उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग एक्शंस। कंसीडर दी फॉलोइंग एक्शंस, और इसमें आपको बताना है कि कौन से एक्शंस कॉजेज ऑफ टूल बियर है। तो देखो, मैकेनिकल एब्राशन की वजह से भी टूल बियर होता है, डिफ्यूजन की वजह से भी टूल बियर होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से भी टूल वियर होता है, और ऑक्सीडेशन की वजह से भी क्या होता है हमारा टूल वियर होता है। तो ये 4 सभी की वजह से क्या है, टूल वियर है। अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस में ऐसा है नहीं 1 2 3 4 क्या है करेक्ट है, तो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा इसका जो भाई देखो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है और 4 करेक्ट है। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। हालांकि इसमें 4 करेक्ट है, 1 2 3 4, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो मोस्ट सूटेबल आंसर आपको लगाना है वो लगाना है इसका सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप फोर्जिंग इज यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल कंपोनेंट। ड्रॉप फोर्जिंग का यूज क्या है, स्मॉल कंपोनेंट प्रोड्यूस करने के लिए ड्रॉप फोर्जिंग यूज में ली जाती है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, और ये 34 है, दी फोर्जिंग डिफेक्ट ड्यू टू हिंड्रेंस टू स्मूथ फ्लो ऑफ मेटल इन दी कंपोनेंट कॉल्ड लैप अकर्स बिकॉज। जो लैप होता है ये श्रिंकेज अलाउंस इज इनएडिक्वेट। राइट आंसर इज डी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, द एक्सट्रूजन रेशियो इज 25, देन द परसेंटेज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्लेड आफ्टर द एक्सट्रूजन विल बी। ये निकाल सकते हो कि आपको एक्सट्रूजन रेशियो दिया हुआ है 25 है, तो आपको बताना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ब्लेड के क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना परसेंटेज रिडक्शन होगा आफ्टर द एक्सट्रूजन। तो ये आपको दिया हुआ है A0 अपॉन AF, दिस विल बी इक्वल टू 25। और मान लेते हैं कि बिफोर द एक्सट्रूजन दिस इज द एरिया, इनिशियल एरिया A0, और आफ्टर एक्सट्रूजन ये हमारा फाइनल एरिया है AF। तो परसेंटेज रिडक्शन पूछना है, तो परसेंटेज रिडक्शन होता है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू A0 माइनस का AF अपॉन A0 इंटू 100। यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस का AF अपॉन A0 इंटू 100 भी हो जाएगा ये। और एक्सट्रूजन रेशियो आपको दिया हुआ है A0 अपॉन AF इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन 25 इंटू 100। और यदि इसको आप सॉल्व करो तो ये आएगा हमारे पास 96%, क्योंकि ये हो जाएगा 1/25 0.04, और 1 माइनस का 0.04 इक्वल टू 0.96 इंटू 100 इक्वल टू 96%। तो राइट आंसर इज सी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी टेम्परेचर रेंज फॉर हॉट एक्सट्रूजन ऑफ एल्युमिनियम इज, कि हॉट, जब एल्युमिनियम की हॉट एक्सट्रूजन की जाती है तो उसके लिए टेम्परेचर रेंज क्या होती है, और ये टेम्परेचर रेंज होती है 430 डिग्री सेल्सियस टू 480 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इज बी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी ब्रिटल मटेरियल्स कैन बी एक्सट्रूडेड बाई, कि सेमी ब्रिटल मटेरियल्स
या लेस डक्टाइल मटेरियल्स भी कहा जा सकता है कि एक्सट्रूजन किससे किया जाता है, आप जानते हो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन से का यूज़ किया जाता है, वो सेमी ब्रिटल मटेरियल्स और लेस डक्टाइल मटेरियल्स के लिए यूज में किया जाता है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, द मैक्सिमम नेटवर्क ऑब्टेनेबल इन ए आइडियल ब्रिटन साइकिल इज। क्वेश्चन 38 है कि मैक्सिमम नेटवर्क, और मैक्सिमम नेटवर्क आप जानते हो डब्ल्यू नेट मैक्सिमम होता है, ये हमारे पास सी पी इंटू अंडर रूट ऑफ टी मैक्स माइनस का अंडर रूट ऑफ टी मिनिमम का होल स्क्वायर, ये होता है। और Cp हमारे पास Cp की टर्म्स में पूछा है, Cp नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 900 केल्विन, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 930, और मिनिमम टेम्परेचर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 मीन्स 20, ये आएगा Cp इंटू 30 माइनस 20 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो ये 100 टाइम्स ऑफ Cp, राइट आंसर इज 100 Cp। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कॉमर्शियल एयरप्लेन सेव फ्यूल बाय फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यूरिंग लॉन्ग ट्रिप्स। मतलब जो कॉमर्शियल एरोप्लेन्स होते हैं वो अपनी जो लॉन्ग ट्रिप्स होती हैं तो उसमें हाई एल्टीट्यूड पर क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर एयर होती है वो लेस डेंसिटी की होती है, दैट्स वाई फ्यूल का कंजप्शन क्या होता है, कम होता है। तो राइट आंसर इज बी। तो एयर इज ऑफ लेस डेंसिटी एट हाई एल्टीट्यूड, राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, द मिनिमम टेम्परेचर टू विच वाटर कैन बी कूल्ड इन ए कूलिंग टावर। कि मिनिमम टेम्परेचर क्या है जिसे कूलिंग टावर में वाटर को कूल्ड किया जा सकता है, वो होता है बेड वाल्व टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एयर। कि एम्बिएंट एयर का जो बेड वाल्व टेम्परेचर है उसके इक्वल टेम्परेचर गेन किया जा सकता है कूलिंग टावर में। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, दी डीमेरिट्स ऑफ रीजनरेटिव स्टीम साइकिल इज। और डीमेरिट्स क्या है रीजनरेटिव स्टीम साइकिल्स की, देखो ये तो इसका मेरिट्स है कि साइकिल इफिशिएंसी बढ़ती है, हीट रेट को कम करता है, ये भी, लेकिन डीमेरिट्स क्या है, स्टीम रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। राइट आंसर इज सी। डीमेरिट्स पूछी है, मेरिट्स नहीं पूछी है, बाकी तीनों क्या है इसकी मेरिट्स हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ये कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर रिक्वायर 1 किलोवाट पर टन, तो ये इनडायरेक्टली यही इसने आंसर दे दिया है। ये रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टू मेंटेनेशन ए रीजन एट ए टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड टेम्परेचर इज -30 डिग्री सेल्सियस। अब आपको देखो ये नहीं लगाना है सर हमने ऐसे कर दिया TL/TH - TL, क्योंकि ये कारनोट थोड़ी है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर थोड़ी कहा है इसने। अगर ये रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर कहता तो आंसर आपका इसके अकॉर्डिंग आता TL/TH - TL, तब आंसर आता हमारा 6.5। लेकिन इसने यही कह दिया है कि एक रेफ्रिजरेटर रिक्वायर, मतलब 1 किलोवाट पावर की रिक्वायरमेंट होती है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए। इट मीन्स ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आप कह सकते हो दिस इज COP। COP होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइडेड बाई पावर इनपुट, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है हमारे पास 1 टन, पर टन का मतलब क्या है 3.5 किलोवाट, और पावर इनपुट कह रहा है कि 1 किलोवाट पावर रिक्वायर्ड होती है, तो 1 किलोवाट, तो राइट आंसर इज 3.5/1 इक्वल टू 3.5, तो ए आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट इज इट्स। कि रेफ्रिजरेंट के तौर पर अमोनिया को यूज में लेने का एडवांटेज क्या है। देखो इसके हाई लेटेंट हीट भी होती है और सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी होती है, दोनों ही करेक्ट होते हैं, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल आंसर होता है वो क्या होता है इसका, सी करेक्ट होगा। क्योंकि अमोनिया की लेटेंट हीट भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका दोनों में से जो मोस्ट सूटेबल आंसर है, दोनों ही आंसर करेक्ट है, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है, सी करेक्ट होगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, की वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी आंसर इसका करेक्ट माना जाएगा। आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, द मैक्सिमम वर्क आउटपुट इन ब्रिटन साइकिल, द ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो इज वेयर RP इज द प्रेशर रेशियो। मीन्स ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ RP मैक्सिमम, तो RP ऑप्टिमम दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RP मैक्सिमम। तो राइट आंसर इज बी, तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसका, बी करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, which of the following is incorrect when compared the Brayton cycle, which of the following is incorrect when compared the Brayton cycle with undercooling
टू आइडियल ब्रेटन साइकिल, कि जब आइडियल ब्रेटन साइकिल में अंडर कूलिंग की जाती है तो अंडर कूलिंग करने पर हमारे पास क्या होता है, देखो अंडर कूलिंग करते हैं तो अंडर कूलिंग में कंप्रेसर वर्क क्या होता है हमारे पास डिक्रीज होता है, विच ऑफ दी, और पूछा क्या है इनकरेक्ट, कि कौन सा क्या है हमारे पास इनकरेक्ट है। तो अंडर कूलिंग करने पर कंप्रेसर वर्क डिक्रीज होता है, टरबाइन वर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और नेट वर्क क्या होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एफिशिएंसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इंटर कूलिंग और रीहीटिंग में। तो देखो इनकरेक्ट पूछा है और इंटर कूलिंग कहा है, इंटर कूलिंग में क्या होता है कंप्रेसर वर्क डिक्रीज, ये तो सही है, टरबाइन वर्क सेम रहता है, ये भी सही है, एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो ये क्या है इनकरेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट पूछा है, राइट आंसर क्या होगा सी होगा, और नेटवर्क तो हमारा क्या होता है इंक्रीज होता है, तो ये ए बी और डी क्या है करेक्ट है, और इनकरेक्ट क्या होगा एफिशिएंसी, यही इसने पूछा है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, फॉर सुपरसोनिक कंप्रेसिबल फ्लो कन्वर्जिंग पैसेज एक्ट एज ए डिफ्यूजर, तो राइट आंसर क्या आएगा, ए आंसर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड द kg ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड 1 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये CO2 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा CO2 बनाएगा, और कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, तो कार्बन 12 प्लस 16 कितना हो गया 28, और ऑक्सीजन का कितना होगा हमारे पास 16, कि 28 kg CO के लिए कितने रिक्वायरमेंट है 16 kg ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, तो 1 kg CO के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा 16 डिवाइडेड बाई 28 kg ऑफ ऑक्सीजन, और इसको कैंसिल कर दीजिए आप 7 से, तो ये आएगा 4 से, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 4 4 जा 6 16 और 4 7 जा 28, 4/7 kg ऑफ ऑक्सीजन, तो राइट आंसर इज 4/7। तो ऑप्शन पर चलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, फॉर कंबस्शन ऑफ मेथेन CH4 विद एयर द प्रोडक्ट्स इज H2O CO2 N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज पॉसिबल, परफेक्ट कंबस्शन होगा नहीं, ये रिच मिक्सर होगा, कौन सा होगा रिच मिक्सर, राइट आंसर इज बी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट एज रिगार्ड टू कॉर्निस बॉयलर एंड लैंकाशायर बॉयलर, कौन सा बॉयलर है लैंकाशायर बॉयलर, तो लैंकाशायर बॉयलर और कॉर्निस बॉयलर के रेस्पेक्ट में कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो कॉर्निस बॉयलर के बारे में आप जानते हो, ये होता है फायर ट्यूब बॉयलर, और लैंकाशायर भी कौन सा होता है फायर ट्यूब। ऑप्शन पर चलते हैं, अब इतना पता है आपको कि दोनों ही बॉयलर क्या है फायर ट्यूब बॉयलर है, और ये ध्यान रखना है कि फायर ट्यूब बॉयलर्स जनरली इंटरनली फायर्ड होते हैं, ये भी कई बार पूछ लेता है, और लो प्रेशर बॉयलर्स होते हैं। तो कॉर्निस इज वाटर ट्यूब बॉयलर, ये तो गलत हो गया, कॉर्निस इज वाटर ट्यूब, ये भी गलत हो गया, तो दो ऑप्शन तो आपके क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। इसके बाद बात करते हैं, कॉर्निस हैज 2 फायर ट्यूब्स एंड लैंकाशायर हैज 1 फायर ट्यूब, ये तो गलत, ये भी गलत होता है, तो राइट आंसर क्या है इसका डी है, कि लैंकाशायर बॉयलर के पास 2 फायर ट्यूब्स होती हैं और कॉर्निस बॉयलर के पास केवल एक ही फायर ट्यूब होती है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, डी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं कि कूलिंग टावर में जो वाटर कूल्ड होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, एवेपोरेशन प्रोसेस होता है, राइट आंसर है सी, तो राइट आंसर क्या होगा इसका सी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 51 है, इफ n is the number of stages in radio turbine, in each stage equal enthalpy drop, which of the following is true regarding the velocity of D level turbine, तो ये होती है velocity of radio turbine equal to velocity of D level turbine divided by under root of, and the right answer is D। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, ये भी क्या है डायरेक्टली थ्योरी से है क्वेश्चन, तो इसमें भी आपने डेरिवेशन किया होगा इसका। इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन दी मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पूछी है, तो ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो होता है रो इक्वल टू कॉस अल्फा, तो राइट आंसर इज सी।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 कि क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ 60 mm साइज अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कितना है 5% और वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन कितना है 6% है। तो फाइनल वॉल्यूम पूछा है, तो फाइनल वॉल्यूम होगा हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू 0.5% श्रिंकेज है तो 95 हो गया इंटू 6% और दे दिया तो 0.94 हो गया और साइज कितनी है 60 mm साइज और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 60 का क्यूब। यदि इसको आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 60 का क्यूब इंटू 0.95 इंटू 0.94 ये आएगा 192,888 mm क्यूब। तो ये फाइनल वॉल्यूम होगा जब ये श्रिंकेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कास्टिंग को। तो राइट आंसर है सी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, दी वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू दी वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, मतलब बीपी अपॉन बीसी पूछा है किसके लिए, कास्ट आयरन के लिए, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न और वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। तो आप जानते हो कि एकमात्र मटेरियल ग्रे कास्ट आयरन ऐसा होता है कि जिसमें सॉलिडिफिकेशन के टाइम पर क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। जब सॉलिडिफिकेशन के टाइम पर एक्सपेंशन होता है तो इसमें वॉल्यूम ऑफ दी पैटर्न को कम लिया जाता है कास्टिंग से, भाई जितने की कास्टिंग करनी है उससे कम लिया जाएगा, बिकॉज कास्ट आयरन क्या होता है, एक्सपेंड होता है। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि कास्ट आयरन में कोई भी राइजर यूज में नहीं लिया जाता है। जब कास्ट आयरन की कास्टिंग की जाती है तो वहां पर कोई भी राइजर यूज में नहीं लिया जाता है। तो ग्रे कास्ट आयरन में वॉल्यूम ऑफ पैटर्न को कम रखा जाता है बिकॉज इसमें एक्सपेंशन होता है। और जब वॉल्यूम ऑफ पैटर्न कम होगा वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग के कंपैरिजन में तो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट मेथड ये टेनिस बॉल मेड, जो टेनिस बॉल बनाई जाती है वो ब्लो मोल्डिंग मशीन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, ब्लो मोल्डिंग मशीन होती है, बी राइट आंसर होगा इसका। देन क्वेश्चन नंबर 56 है, इन दी वेल्डिंग प्रोसेस आर्क ब्लो का रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आर्क ब्लो किसकी वजह से होता है, वेल्डिंग प्रोसेस में ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Which of the following element is not deoxidizing element, कि कौन सा एलिमेंट डीऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है, ये होता है क्रोमियम एलिमेंट डीऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है। राइट आंसर इज डी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, Which of the following compounds is viscosity forming compounds, कि कौन से कंपाउंड्स विस्कोसिटी फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो ये होता है कैल्शियम फ्लोराइड। तो राइट आंसर इज सी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, इन ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 9 mm एंड इंडेंटेशन ऑफ द नजट इज 6 mm, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द नजट। और आप जानते हो कि हाइट ऑफ द नजट हमारे पास कितनी होती है, और हाइट ऑफ द नजट होती है हमारे पास HN इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस माइनस का इंडेंटेशन। और ये होगा 2 टाइम्स थिकनेस कितनी दे रखी है हमारे पास 9 mm और इंडेंटेशन कितना है हमारे पास 6 mm का। तो 9 - 6 मीन्स 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 mm। राइट आंसर इज ए। ए आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट माना जाएगा। तो राइट आंसर ए है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है 60 क्वेश्चन, ए वेल्ड मेड बाय यूजिंग MIG वेल्डिंग विद द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपको दिया हुआ है, करंट कितना है, करंट आई हमारे पास कितना है 30 एम्पियर, वोल्टेज बी कितना है 30 वोल्ट, स्पीड आपको दे रखी है 18 और डायमीटर ऑफ दी इलेक्ट्रोड 1.2, फीड रेट आपको दे रखी है, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दे रखी है। तो आपसे बताइए हीट इनपुट कितना होगा वर्कपीस में पर यूनिट लेंथ इन किलोजूल पर सेंटीमीटर। तो ये आएगा हमारे पास, आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि हीट इनपुट दिस विल बी इक्वल टू BI डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इनटू एफिशिएंसी। और ये B कितना है हमारे पास, वोल्टेज 30 इंटू आई कितना है हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई ये 18 बाई 60 हो जाएगा बिकॉज मिनट में दे रखी है। और एफिशिएंसी हमारे पास 60% इंटू 60 बाई 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये इंटू 60 ऊपर चला जाएगा ये। तो ये आएगा हमारे पास 60 इंटू 60 इंटू 90 डिवाइडर बाई, आपको कैलकुलेटर यूज में नहीं लेना है वहाँ पर। तो ये आएगा हमारे पास 80 किलोजूल पर मीटर। तो राइट आंसर इज बी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हमारे पास है, ये आएगा हमारे पास टोटल 18,000 जूल पर सेंटीमीटर। तो यदि इसका क्लो में देखा जाएगा तो क्या आएगा आंसर हमारे पास
किलो में आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका 18 किलो जूल। तो राइट आंसर है इसका 18 किलो जूल पर सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया हमारे पास, इसको किलो में कन्वर्ट कर दो आप, तो ये आ जाएगा 18 किलो जूल पर सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, इन हॉट रिवेटिंग द एंड ऑफ द रिवेट सैंक इज हीटेड टू अबाउट। ये हॉट रिवेटिंग में जो रिवेट का सैंक होता है इसका एंड कितने डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, वो होता है 100,000 टू 1100 डिग्री सेल्सियस तक। देन क्वेश्चन नंबर 62 है, विच टाइप ऑफ जॉइंट प्रेफर्ड इन द ब्रिजेज एंड ट्रसेज। ट्रस और ब्रिजेज में किस टाइप का जॉइंट प्रेफर किया जाता है, ये होते हैं लोजेंज जॉइंट, और इन्हीं को कहा जाता है डायमंड जॉइंट भी कहा जाता है। लोजेंज जॉइंट और डायमंड जॉइंट एक ही है, इन्हीं का क्या है, अनदर नेम है। तो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ये कह रहा है कि हमारे पास एक फिगर है जिसमें रिवेट जॉइंट दर्शाया गया है। इफ द प्लेट थिकनेस इज 4 mm एंड 5 mm डायमीटर ऑफ द सैंक, दिस विल बी इक्वल टू 6 mm। तो बताइए मिनिमम लेंथ ऑफ द रिवेट सैंक की कितनी होगी। ये लेंथ होगी हमारे पास, और L इक्वल टू होते हैं, ये मान लेते हैं डिस्टेंस होती है हमारे पास A, और A होती है हमारे पास 0.7 टाइम्स ऑफ डायामीटर। ये डिजाइन पैरामीटर है सैंक का, तो ये आपको याद रखना है कि जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है वो होती है 0.7 टाइम्स ऑफ डायामीटर, और डायामीटर कितना है 6 है, तो 0.7 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा 4.2 mm। आप टोटल कर दीजिए 4 + 5 9 + 4 13.2। तो आप वैसे भी देख सकते हो 4 + 5 9 है, 9 से ज़्यादा होगा, 9 से ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन है 13.2। ऐसे भी अंदाजा लगाया जा सकता है इसमें मिनिमम लेंथ कितनी होगी, 9 मोर देन 9 होगी, तो 9 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 13.2, ऐसे भी कर सकते हो इसको आप। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 64, और 64 में कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं along the radius of wheel as shown in below, वेलोसिटी ए की दे रखी है आपको 100 और वेलोसिटी बी की कितनी दे रखी है हमारे पास 120 रेस्पेक्टिवली, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 400 mm। तो बताइए रेडियस ऑफ द व्हील क्या होगी mm में। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आसानी से, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास पढ़ लीजिए ध्यान से, ए और बी दे रखा है, 2 पॉइंट्स ए हैं और बी हैं, इन पर वेलोसिटी आपको दी हुई है 100 और 120, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको दी हुई है। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, दिस विल बी 400 mm। तो रेडियस ऑफ द व्हील पूछी है। चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास बी ए होगी, लेटस रेडियस इज आर ए, और इस पॉइंट की रेडियस क्या है आर बी है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है आपको बी वी दी हुई है, और रोटेशन कह रहा है कि ओमेगा है। अब देखो रोटेशन तो क्या होगा व्हील का सेम होगा, तो यदि हम बात करते हैं बी ए की, तो बी ए इक्वल टू होगा हमारे पास आर ए इंटू ओमेगा, और बी वी होगा हमारे पास आर बी इंटू ओमेगा, और आर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, और आर बी की बी वी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 120। तो यहाँ से आप ओमेगा क्या है सेम है, ओमेगा को सेम कर दीजिए, तो ये आएगा ओमेगा इक्वल टू 100 बाई आर ए इक्वल टू 120 बाई आर बी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ओमेगा क्या होगा सेम होगा, रोटेशन सेम है। दूसरा हम बात कर सकते हैं आर बी माइनस का आर ए दिया हुआ है, आर बी माइनस का आर ए इक्वल टू कितना है हमारे पास 400 mm। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आर बी माइनस का आर ए कितना है 400 mm। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आर, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, तो आर बी निकाला जा सकता है, और आर बी की वैल्यू आती है यहाँ से 4800। आर बी की वैल्यू आती है हमारे पास, देख लेना इसको सॉल्व करके आप, क्योंकि अब सॉल्यूशन किया जा सकता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है 2400 mm आर बी, और आर ए की वैल्यू आती है हमारे पास 400 माइनस कर दीजिए 2000 mm। तो पूछा क्या है इसने, रेडियस ऑफ द व्हील। रेडियस ऑफ द व्हील क्या है आर बी, और आर बी की वैल्यू क्या आएगी 2400। तो राइट आंसर इज 2400। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी आंसर क्या होगा इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं 65 फॉर ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पिस्टन एट द इनर डेड सेंटर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है थ्योरी से, और इनर डेड सेंटर पर वेलोसिटी 0 होती है, और एक्सीलरेशन क्या होता है ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो राइट आंसर इज डी। 65 का क्या आएगा डी आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 66 की। तो ये हमारे पास कौन सा है, पॉर्टर गवर्नर है, और पॉर्टर गवर्नर के केस में आप जानते हो कि
ये तो होगा नहीं हमारे पास, ये भी नहीं होगा, अंडर रूट तो होता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगी, गलत होगी। तो ये आएगा हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन है ये, राइट आंसर इज डी। देन नेक्स्ट आपको बात करना है क्वेश्चन नंबर 67, कंसीडर दी फॉलोइंग पैरामीटर्स, लिमिट ऑफ पेरिफेरल स्पीड, लिमिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, वेट ऑफ द रिम एंड डायमीटर ऑफ द व्हील रिम। तो आपसे पूछा है डायमीटर ऑफ द व्हील रिम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स यूज में लिए जाते हैं, और ये होता है सिग्मा इक्वल टू रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आप जानते हो। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ द व्हील रिम है। तो रेडियस ऑफ द रिम निकालने के लिए आपको एक तो स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी सिग्मा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस। दूसरा रो मींस डेंसिटी, और डेंसिटी का किससे रिलेशनशिप है, वेट ऑफ द रिम। अगर हाई डेंसिटी होगी तो हाई वेट होगा। दूसरा क्या है, ओमेगा, ओमेगा मींस क्या है, स्पीड मींस पेरिफेरल स्पीड। देखो यहाँ पर कहीं भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड नहीं आ रहा है, इट मींस क्या होगा, सी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ए की रिक्वायरमेंट होगी, बी की रिक्वायरमेंट होगी और डी की रिक्वायरमेंट होगी। तो राइट आंसर इज ए बी डी। का मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 भी आप कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो 1 2 3 4, और 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 4 इज करेक्ट, 1 2 एंड 4, राइट आंसर इज डी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द पिन जॉइंट 4 वार मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर। तो ये आपको एक 4 वार चेन मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो पूछा है कि कौन से परमानेंट आई सेंटर्स हैं। अब देखो ये वाले होते हैं फिक्स आई सेंटर, ये कौन से हैं, फिक्स आई सेंटर हैं, और ये है हमारे पास परमानेंट, और दीज आर सेकेंडरी आई सेंटर्स। तो परमानेंट आई सेंटर्स की कैटेगरी में आएंगे हमारे पास I3-4 और ये होगा I2-3। तो I2-3 एंड I3-4, राइट आंसर इज बी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 है, इन ए फ्लैट बेल्ट ड्राइव द स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड द बेल्ट इज 2%। ड्राइवर और बेल्ट के बीच में स्लिप कितना है, 2% है। बेल्ट और फॉलोअर के बीच में कितना है, 4% है। और यदि पुली डायमीटर इज सेम फॉर फॉलोअर एंड ड्राइवर, तो बताइए कि ड्रिवन की स्पीड क्या होगी यदि ड्राइवर की स्पीड कितनी है, 300 है। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये हमारे पास एक बेल्ट ड्राइव है जिसमें कह रहा है कि दोनों के डायमीटर क्या है, हमारे पास सेम है। तो दिस इज ड्राइवर और ये क्या है, ड्रिवन है, और ड्रिवन या फॉलोअर भी कहा जा सकता है, और दोनों के डायमीटर क्या दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं, और ये इस पर एक बेल्ट लगाई हुई है। अब ये कह रहा है कि इसके बीच में स्लिप कितना है, 2% है, और इन दोनों के मध्य में स्लिप कितना है, 4% है। तो आप जानते हो कि N2/N1 दिस विल बी इक्वल टू, लेट अस दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस विल बी इक्वल टू D1/D2 इंटू 1 माइनस का S1/100 डिवाइडेड बाई, और ये क्या है, स्लिप कितना है S1, और ये स्लिप कितना है हमारे पास S2 है, माइनस का S2/100। अब देखो डायमीटर सेम है तो कैंसिल हो गया, तो N2 बराबर क्या आ जाएगा, N1 कितना दिया हुआ है, 300 इंटू 1 माइनस का S1 कितना है, 2/100 इंटू S2 कितना है, माइनस का 4/100, और इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा, और राइट आंसर आएगा इसका, एंड द आंसर इज 29.53। इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 29.53, क्योंकि इसने पूछा है रेडियन पर सेकंड पूछा है, आरपीएम नहीं पूछे इसने आरपीएम नहीं पूछा है। यहाँ से हमारा आरपीएम में आएगा, और ओमेगा इक्वल टू अब निकाल लेना 2πN/60 से, तो आंसर आएगा इसका 29.53 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट 70, टम्बलर गियर्स आर, टम्बलर्स गियर्स क्या होते हैं, ये लेथ मशीन में जो हमारे पास लीड स्क्रू और की डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये राइट आंसर क्या होगा, गियर्स इन लेथ मशीन यूज्ड फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रिवन गियर्स। जो हमारे पास ड्रिवन गियर्स हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करने के यूज में लिए जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, और 71 है दी कैम मैकेनिज्म ए मशरूम फॉलोअर, और मशरूम फॉलोअर क्या होता है, हमारे पास है फ्लैट फेस विद परफेक्ट फ्लैट प्लेन होता है। राइट आंसर क्या है इसका, सी है। देखो ये डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डाटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये आप कर लीजिएगा।
और आपने कर भी लिए होंगे क्योंकि एग्जाम आपके आने वाला है, तो प्रैक्टिस आपको होगी क्वेश्चंस की, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ थ्योरी में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ए बीम क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट ओरिएंटेशंस एज शोन इन फिगर, कि सेम बीम है लेकिन ओरिएंटेशन आपने चेंज कर दिया। लेट अस दिस इज ए बीम और ये हमारे पास क्या है, बी बीम है। यदि हम बात करते हैं सिग्मा ए, दिस विल बी इक्वल टू एम बाई जेड ए एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई जेड बी। जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस। और ये कह रहा है कि मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड इन बोथ केसेज आर सेम, कि बेंडिंग मोमेंट तो सेम है, तो हमारे पास स्ट्रेस किस पर डिपेंड करेगा, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, दिस विल बी इक्वल टू जेड बी बाई जेड ए। किस पर डिपेंड करेगा, सेक्शन मॉडुलस पर। और सेक्शन मॉडुलस आप आसानी से निकाल सकते हो बिकॉज ज्योमेट्री क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो ये होता है सेक्शन मॉडुलस आई अपॉन बाई, तो आपसे निकाल सकते हो यहाँ से। और इसकी वैल्यू यदि आप यहाँ पुट करते हो तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 2, देन सिग्मा ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बी। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा, बी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, द प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स आर P1 एंड P2 एंड शियर स्ट्रेस इज Q। On 2 perpendicular planes are P1 and P2 and shear stress कितना है हमारे पास, Q है, then one of the principal stress can be 0 if। अब देखो ये इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा 1 2 सिग्मा एक्स माइनस का सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि हमारे पास P1 और P2 कह रहा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 को किससे रिप्लेस कर दिया है, P1 और P2 से, और शियर स्ट्रेस क्या हो गया है, Q। दिस इज P1 और ये क्या है हमारे पास P2 है। तो यहाँ भी आप रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ से मान लेते हैं सिग्मा 2, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 बाई 2 माइनस का एक कोई भी ले लीजिए, माइनस वाले में आसानी रहेगी क्योंकि आप इसको जीरो करोगे तो माइनस, और ये आएगा P1 माइनस का P2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और इसको आप जीरो कर दीजिए। और इसको जब जीरो करेंगे तो आपके पास आएगा P1 P2 इक्वल टू Q स्क्वायर। सॉल्व कर लेना इसको, और वी कैन से दैट Q इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 P2। तो राइट आंसर इज Q स्क्वायर इक्वल टू P1 P2। राइट आंसर इज ए। तो ए आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट होगा, राइट आंसर इज ए। इसके बाद बात करते हैं 74 में, द एरिया ऑफ द कोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ क्रॉस सेक्शन एज, द एरिया ऑफ कोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एज। अब देखो एरिया ऑफ कोर, ये हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है, और यदि कॉलम आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो कि रेक्टेंगुलर कॉलम है हमारे पास ये, और ये हमारे इसका टॉप व्यू है। तो लेटेस्ट विड्थ क्या है, बी है, और डेप्थ कितनी है इसकी, डी है। तो ये कोर होती है हमारे पास, और ये आती है B/3 और D/3। कोर की डायमेंशंस क्या होती हैं, B/3 और D/3, एक रोम्बस शेप की होती है। जिसका एरिया होता है, एरिया ऑफ दिस कोर, एरिया ऑफ दिस कोर ए, लेट अस एरिया ए इक्वल टू BD। रेक्टेंगुलर कॉलम का एरिया कितना है, B इंटू डी है, बेस कितना है, B है, डेप्थ कितना है, D है। ये होगा इसका, यदि आप रोम्बस एरिया निकालना चाहो तो 1/2 इंटू इसके डायगोनल्स, डायगोनल्स कितने हैं, B/3 इंटू D/3, ये आएगा BD/18। और BD क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो ये आएगा एरिया बाई 18। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, A/18। तो राइट आंसर क्या है इसका, D। तो आंसर करेक्ट होगा इसका D, A/18। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए फाइबर कैन बी एक्सपेक्टेड। फाइबर क्लास के लिए आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसके लिए, फाइबर ग्लास के लिए। तो फाइबर ग्लास के लिए होता है हमारे पास इस टाइप की शेप आती है। राइट आंसर इज ए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, दी रेजिडुअल स्ट्रेस इन ए मेंबर इज। रेजिडुअल स्ट्रेस का मतलब क्या है, जैसे कोई भी मेंबर है, इस पर आप लोड लगा रहे हो, या आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग
भाई मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ऐसे फोर्जिंग की जाती है, तब भी क्या है आप मेंबर पर लोड लगाते हो। जब लोड को हटा दिया जाए उसके बाद भी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग कुछ स्ट्रेस मटेरियल में रह जाते हैं, उन्हें कहा जाता है रेजिडुअल स्ट्रेस। तो ये होते हैं हमारे पास डिफॉर्मेशन स्ट्रेस, मींस राइट आंसर इज सी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड एट मिड स्पैन। मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड लग रहा है कहाँ पर, मिड स्पैन पर। स्लोप एट दी सपोर्ट इज थीटा, और सपोर्ट पर सब स्लोप कितना है, थीटा है। इफ बोथ एंड्स आर फिक्स, यदि दोनों एंड को फिक्स कर दिए जाए तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट मिड स्पैन की सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके सेंटर पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो थीटा आप जानते हो कितना हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे। देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सबसे पहले इसके सेंटर पर लोड लगा हुआ है, मान लेते हैं P है। और ये कह रहा है कि हमारे पास सपोर्ट पर कितना है, थीटा है, और थीटा की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, थीटा इक्वल टू PLQ अपॉन 48EI। और दूसरा कह रहा है कि हमारे पास यदि दोनों एंड को फिक्स कर दिया जाए, अब फिक्स बीम ले ली जाए और फिक्स बीम ले ली जाए, तो ये फिक्स बीम पर सेंटर पर लोड लगा दिया गया P, तो बताइए सेंटर पर डिफ्लेक्शन कितना होगा। ये डिफ्लेक्शन पूछा है थीटा की टर्म्स में, इस थीटा की टर्म्स में डिफ्लेक्शन कितना होगा। और आप जानते हो कि डिफ्लेक्शन होता है हमारे पास, ये थीटा होता है PL और ये वैल्यू होती है, सॉरी हमारे पास थीटा होता है PL स्क्वायर अपॉन 16EI। कितना होता है PL स्क्वायर अपॉन 16EI, और ये वैल्यू आती है हमारे पास PLQ अपॉन 192EI। और यदि इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू लिखा जा सकता है 16 से ये हमारे पास जाएगा 12 टाइम्स, तो ये आएगा हमारे पास 1/12 या L/12 कह लीजिए, और ये आएगा PL स्क्वायर अपॉन 16EI। अब देखिए PL स्क्वायर अपॉन 16EI को यहाँ से थीटा पुट किया जा सकता है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इंटू L/12। तो राइट आंसर क्या है इसका, थीटा L/12। तो यहाँ से ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, बी आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 78। ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरीज ए UDL ऑफ W पर मीटर लेंथ ओवर दी आउटर हाफ। मीन्स आउटर हाफ का मतलब क्या है, हाफ पोर्शन पर हमारे पास, आउटर मीन्स बाहर वाले हाफ पोर्शन पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, UDL लगा हुआ है। तो बताइए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। सॉल्व करते हैं इसे। ये दिया हुआ है आपको कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है और इसके आउटर हाफ का मतलब क्या है, 50%। मीन्स अगर टोटल लेंथ हमारे पास L है तो आउटर हाफ, दिस इज L लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर, तो इसकी हाफ पोर्शन पर मीन्स 50% पोर्शन पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, W न्यूटन पर मीटर का UDL लगा हुआ है। इसको हम देखो कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि कंप्लीट पर UDL लगा दीजिए आप, और यदि मैं इसमें यहाँ बॉटम से लगा देता हूँ तो इसका नेट इफेक्ट भी क्या आएगा हमारे पास, ये L/2 तक लगा हुआ है। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, तो बाकी रिमेनिंग क्या बचा, हमारे हाफ पोर्शन पर क्या लगा हुआ है, UDL लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे कि यदि हम इसको मान लेते हैं दिस इज द केस A और दिस इज द केस B, तो यदि A केस की बात करते हैं, इन केस A डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड दिस विल बी इक्वल टू, आप जानते हो कि कैंटिलीवर बीम है और यदि UDL लगा हुआ है तो ये होता है WL4/8EI। और जो इसका डिफ्लेक्शन जाएगा इसकी वजह से वो क्या जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट कि यदि हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और इस पर UDL लगा हुआ है इसके हाफ पोर्शन में फिक्स एंड से, तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो इस पर डिफ्लेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में यदि आप निकालना चाहो इसका स्लोप, तो ये आएगा हमारे पास इस तरह आएगा। ये यहाँ तक हमारे पास कर्व होगा, और इसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक लाइन आएगी है, और ये आप निकाल सकते हो यहाँ पर
स्लोप आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हो। तो यदि यहाँ से ये डिफ्लेक्शन निकाला जाए कि फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन होगा हमारे पास एक, दिस इज दी सिमिलर केस ऑफ, यदि आपने देखा हो तो पहले भी हमने केस किया है एक, तो इसी के जैसा केस है। यदि हमारे पास ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन से लगा होता तो यहाँ तक तो इसका नेचर होता कर्वेचर, उसके बाद क्या होता है, लीनियर होता। सेम इसमें भी क्या आएगा, हमारे पास यहाँ तक कर्वेचर रहेगा, आफ्टर दैट क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। और ये हमारे पास टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा कितना, डेल्टा इन केस बी। ये आप निकाल सकते हो, लेट अस दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ से निकाला जा सकता है दिस इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और ये डेल्टा 2 है हमारे पास। तो डेल्टा एट फ्री एंड कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा 1 कितना होगा, सेम होगा WL4 अपॉन ATI। तो WL कितना है, L/2 WLQ अपॉन ATI प्लस का, अब यहाँ पर थीटा कितना आएगा, WLQ अपॉन 6CI। ये लेंथ कितनी है, L/2, और ये निकालना है थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा 2 अपॉन L/2। तो यहाँ से हमारा तो डेल्टा 2 कितना निकल जाएगा हमारे पास, ये डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई L/2। तो डेल्टा 2 कितना आ जाएगा, प्लस डेल्टा 2 इज L/2 इनटू थीटा कितना है, स्लोप, स्लोप कितना होगा, WLQ, LQ कितना है, L/2 का Q अपॉन 6CI। देन इसको आप यदि सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 7/384 WL4 अपॉन WLQ अपॉन EI। W डिफ्लेक्शन है तो L4 आ जाएगा, क्योंकि LQ और L कितना हो जाएगा हमारे पास, है L4 आ जाएगा। तो ये तो आएगा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, और इससे पहला केस जो हमारे पास आया है वो किस में आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। तो यदि हम देखें डेल्टा बी कितना होगा, ये आएगा 7/384 WL4 अपॉन ATI। तो नेट डिफ्लेक्शन कितना हो गया, डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी, और यदि इसको आप सॉल्व करोगे WL4 अपॉन ATI माइनस का WL4 अपॉन 7/384 EI, तो ये आएगा हमारे पास 41 WL4 अपॉन 384 EI। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, बी राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज बी। और काफ़ी स्टूडेंट इसको डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं कई बार, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, बी आएगा। आफ्टर दैट हम बात करते हैं 79 क्वेश्चन की, कि स्टेप बार दी हुई है ABC, टोटल लेंथ कितनी है, 12 है, कैरीज एन एक्सियल लोड P एट B एज सॉन इन फिगर, एक्सियल रिजिडिटी ऑफ द सेगमेंट AB इज 2AE एंड दैट ऑफ BC इज AE, द डिस्प्लेसमेंट एट B। तो आपको B पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसमें। तो ये केस दिया हुआ है आपको कि हमारे पास ये कोई स्टेप बार है हमारे पास ABC, तो लेंथ दोनों की क्या है हमारे पास, सेम दी हुई है, और यहाँ पर लोड लगा हुआ है P, और एक्सियल रिजिडिटी 2AE, और BC पोर्शन की हमारे पास A इंटू E। अब यदि हम बात करते हैं सपोर्ट को हटाते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन आएगी हमारे पास। तो इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो यहाँ रिएक्शन हमारे पास RA आएगी, और यहाँ पर रिएक्शन कितनी होगी हमारे पास RA। और यदि BC का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो यहाँ आएगा हमारे पास P माइनस का RA, और यहाँ भी हमारे पास कितना आएगा, P माइनस का RA। तो रिएक्शन तो आप जानते हो कि दोनों एंड क्या है, फिक्स है। तो नेट डिफ्लेक्शन इन AB दिस विल बी इक्वल टू, जितना चेंज AB में उतना ही चेंज कितना होगा BC में होगा, तो डिफ्लेक्शन डेल्टा AB दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ BC। और डिफ्लेक्शन होता है PL अपॉन AE, P कितना है RA इंटू L अपॉन AE कितना है 2AE, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा BC, BC कितना है P माइनस का RA इंटू A डिवाइडर बाई AE। और यदि इसको आप सॉल्व करते हो यहाँ से, सॉरी ये क्या आएगा, L आएगा, L से L कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हमारे पास RA दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 2P माइनस का 2RA। इधर आएगा तो 3RA, तो RA इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2P/3। अब देखो इसने RA हमारे पास आ गया 2P/3, इसने पूछा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट B पर पूछा है, तो B पर लोड कितना रहेगा, तो ये हमारे पास B है, तो यहाँ कितना आएगा P माइनस RA, और P माइनस RA कितना होगा हमारे पास, RA की वैल्यू है तो P माइनस का RA दिस विल बी इक्वल टू RB।
और आर ए की वैल्यू 2p/3 है, तो ये आएगा आर बी इक्वल टू p/3, p माइनस का 2p/3, दिस विल बी इक्वल टू p/3। तो आर बी की वैल्यू आर बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आर बी इक्वल टू p/3। तो डिफ्लेक्शन एट बी कितना आएगा हमारे पास, पी एल अपॉन एक्सेल रिजिडिटी कितनी है, ए। तो ये होता है डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए, दिस विल बी इक्वल टू पी कितना है p/3, तो पी एल अपॉन 3 AE। तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो 80 क्वेश्चन है हमारे पास, ये अजम्पशन से आया, डायरेक्ट क्वेश्चन टॉर्जन के, दी स्टेटमेंट दैट ए सेक्शन प्लेन्स बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट कंटिन्यू टू रिमेन्स प्लेन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट इज वैलिड फॉर। तो ये हमारे पास सॉलिड होलो दोनों के लिए वैलिड होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। दिस इज आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ये कह रहा है कि सेक्शन ट्विस्टिंग मोमेंट से पहले भी प्लेन रहेगा और आफ्टर अप्लाइड ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट फिर भी क्या रहेगा हमारे पास, ये प्लेन रहेगा। तो ये कंडीशंस किसके लिए होती हैं हमारे पास, होलो और सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको ये दिए हुए हैं शियर फोर्स डायग्राम दिए हुए हैं, सॉरी ये कितने ABCD क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो ABCD आपको दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और इनमें से किसी का ये क्या दिया हुआ है आपको, शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो ये बताना है कि ये शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किस ग्राफ का है, किस ए का है, बी का है, या सी का है, डी का है। तो इसका जो हमारे पास आपको पता है कि जस्ट लाइक कि सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके सेंटर पर पॉइंट लोड पी लगा हुआ है, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम इस तरह बनता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह बनता है, एक ट्राइंगल बनता है। तो इसका जो ए का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो सी इज दी करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो सी इज दी करेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किसका केस है, सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके सेंटर पर पॉइंट लोड पी लगा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, स्टील एंड कास्ट आयरन पाइप्स आर कैरिंग फ्लूइड, स्टील एंड कास्ट आयरन पाइप्स आर कैरिंग फ्लूइड अंडर द प्रेशर आर रिगार्डेड एज अंडर प्रेशर आर रिगार्डेड एज हाइड्रोलिकली स्मूथ, मतलब हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ माना जाएगा। और आप जानते हो कि यदि पाइप हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ होता है तो KY डेल्टा डैश की वैल्यू लेस देन 0.25 होनी चाहिए लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो में। तो यहाँ पर लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या देखना है कि बाउंड्री सरफेस रिलेटिवली स्मूथ, ये तो करेक्ट नहीं होगा। रफनेस भी लो हाइट की नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सी होगा। दी रफनेस एलिमेंट आर कंप्लीटली कवर्ड बाई दी लेमिनार सब लेयर, की जितने भी रफनेस एलिमेंट हैं उनको कौन कवर कर लेगी, हमारे पास लेमिनार सब लेयर कवर कर लेती है। तो उस केस में पाइप को कहा जाता है स्मूथ पाइप। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, और 83 में आपको एक स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि डिस्चार्ज कितना होगा। तो साई आपको दिया हुआ है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, साई इज इक्वल टू 2x² प्लस का x + 1 इंटू y²। तो पूछा है कि फ्लो रेट पूछिए, मतलब डिस्चार्ज कितना होगा। डिस्चार्ज आप जानते हो कि डिफरेंस इन स्ट्रीम फंक्शन पर यूनिट विड्थ गिव्स डिस्चार्ज। जो उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है स्ट्रीम फंक्शन का वो ये होता है कि डिफरेंस क्या देता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। और साई 1 किस पर निकलेगा, पॉइंट नंबर ए पर। तो साई ए पॉइंट कितना दिया हुआ है आपको 3,2 और बी पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,3। तो यदि आप निकालो साई 1 पॉइंट ए पर तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू x², x कितना है 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू y कितना है 2 प्लस x + 1 मीन्स 3 + 1 इंटू y² मीन्स 4। तो ये आ गया हमारे पास साई 1 माइनस का साई 2, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो 2 इंटू x², 2 इंटू x का स्क्वायर मीन्स 1 और इंटू y कितना है 3 प्लस का x + 1 1 + 1 इंटू y² कितना हो जाएगा 9। और यदि इसका आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो आप सॉल्व कर लेना इसको, ये आएगा 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 12 16, 36 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 46 52 माइनस का ये आएगा 6 प्लस का 9 इंटू 2 18 और 18 + 6 24। तो ये आएगा हमारे पास 28 यूनिट्स। तो राइट आंसर इज 28 यूनिट्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट
कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पंप्स ऑपरेटिंग इन सीरीज, यदि पंप सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या डिस्चार्ज को बूस्ट करते हैं? गलत है। यदि पंप को सीरीज में लगाया जाता है वो हेड को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है, और पंप को पैरेलल में लगाया जाता है वो डिस्चार्ज को बूस्ट करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ से कह सकते हैं कि तो ये पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि पंप ऑपरेटिंग इन सीरीज बूस्ट दी हेड, ये तो करेक्ट है, एंड पंप ऑपरेटिंग इन पैरेलल बूस्ट दी डिस्चार्ज, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, तो करेक्ट कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में इक्वेशन रॉन्ग है ये, तो इसका बोनस भी आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ये x2 नहीं है x² है ये, और ये फंक्शन बाई स्क्वायर, तो ये स्टार लगा लेना, इसका आपको बोनस मिल जाएगा यहाँ पर 82। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, कि होमोजीनियस सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट ऑफ लेंथ h, ये होमोजीनियस सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ है, मतलब होमोजीनियस सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है? l है, स्पेसिफिक ग्रेविटी s, और रेडियस कितनी है? r है। रेडियस कितनी है इसकी? r है। फ्लोट्स इन वाटर इफ इज नोटेड दैट r और h में रिलेशनशिप दिया हुआ है r इक्वल टू 2/3h, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस दी फ्लोटेशन विल बी अनस्टेबल। तो आपको वो कंडीशन बतानी है जिसके लिए फ्लोटेशन क्या होगा हमारे पास? अनस्टेबल होगा। ट्राई करते हैं इसे। तो देखिए ये कह रहा है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ इसने दी है कितनी है? h है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? s है, और इसकी जो रेडियस दी हुई है r इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ h, आई थिंक यही दी हुई है। r इक्वल टू कितना है हमारे पास? 2/3 टाइम्स ऑफ h है, राइट। और ये कह रहा है कि ये किस में सबमर्ज, किस में फ्लोट कर रहा है? वाटर में फ्लोट कर रहा है। किस में फ्लोट कर रहा है? वाटर में फ्लोट कर रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये कितना सबमर्ज है? x सबमर्ज है, ये कुछ भी वैल्यू होगी, मान लेते हैं x सबमर्ज है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर लगाना है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? क्योंकि बॉडी क्या है? फ्लोट कर रही है, तो ये लगेगा आपके पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि वेट ऑफ द बॉडी दिस विल बी इक्वल टू बायंसी फोर्स। और वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा हमारे पास? डेंसिटी ऑफ द बॉडी मान लेते हैं रो बी है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितनी है? रो बी है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है एस बॉडी की, इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना है? एरिया इंटू एच। तो ये क्या है हमारे पास? एरिया है। एरिया इंटू एच क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, एरिया इंटू एच। This will be equal to buoyancy force density of the water into g into volume of the fluid displaced। volume of the fluid displaced कितना होगा हमारे पास? volume of the fluid displaced होगा हमारे पास एरिया इंटू केवल x तक ही हमारे पास फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, तो a इंटू एक्स। तो यहाँ से देखो g से g कैंसिल हो गया, और डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी a, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो SH इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? SH के इक्वल आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इसके बाद लगाते हैं कंडीशन, लगाते हैं फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हमारे पास GM होता है वो होता है BM माइनस BG। मैथमेटिकल कंडीशंस कहती हैं GM मीन्स मेटासेंट्रिक हाइट, BM माइनस BG दिस विल बी इक्वल टू लेस देन 0। यदि इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। यदि इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। और BM होता है हमारे पास I अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड माइनस का BG इज लेस देन 0। तो यदि हम बात करते हैं BM की कैलकुलेशन करोगे तो BM क्या होगा? I अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। I क्या है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पाई बाई 64 पाई d4/64 डिवाइडर बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कितना होगा? एरिया इंटू एक्स होगा, और एरिया कितना होगा? पाई/4 d² इंटू एक्स।
इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर और 4 16, तो ये आएगा डी स्क्वायर अपॉन 16 इंटू एक्स। और यदि डी स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करते हो, डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे पुट करोगे कि यहाँ से आर इक्वल टू होता है हमारे पास 2/3h, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 4h/3 हो जाएगा ये। तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से बी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बी एम इक्वल टू डी स्क्वायर मीन्स 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 इंटू 16 इंटू एक्स। ये आएगा 16 से 16 कैंसिल, तो h स्क्वायर अपॉन 9x, और 9 और x की वैल्यू हमने निकाली हुई है इससे पहले वाली प्रीवियस में, देखो x इक्वल टू एस एच है हमारे पास, x इक्वल टू क्या है एस एच, तो x की वैल्यू पुट कर दो इंटू एस एच, तो ये आएगा हमारे पास h अपॉन 9s। तो bm क्या होता है, मेटासेंट्रिक रेडियस होती है, और मेटासेंट्रिक रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, h अपॉन 9s आ गई। अब हम निकाल सकते हैं bg। अब देखो bg क्या होता है, यदि यहाँ से देखा जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा हमारे पास दिस इज g, और ये होगा इसका सेंटर ऑफ बायोंसी, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है इसके सेंटर पर लगेगा, और bg होगी हमारे पास, यहाँ से निकाला जा सकता है bg इक्वल टू h/2 माइनस का x/2। h/2 ये किस हाइट पर होगा, h/2 पर, और ये किस हाइट पर होगा, x/2 पर, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, h/2 माइनस का x/2। यहाँ से हमारा निकल जाएगा bg। तो bg हमारे पास आ गया, bg इक्वल टू h/2 माइनस का x/2, और x इक्वल टू आप पुट कर सकते हो h/2 माइनस का sh/2, तो और आ जाएगा h/2 इंटू 1 माइनस का s। तो अंडर क्रिटिकल कंडीशंस में क्या होगा, क्रिटिकल कंडीशंस के लिए होगा हमारे पास bm इक्वल टू bg आ जाएगा, और bm की वैल्यू आप निकाल चुके हो, इससे पहली वाली स्लाइड में देखो bm की वैल्यू आई थी हमारे पास h/9s, तो ये आएगा bm इक्वल टू h/9s, दिस विल बी इक्वल टू bg आप निकाल चुके हो h/2 इंटू 1 माइनस s, तो s से s कैंसिल हो गया और 2 इधर जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू 9s माइनस का, 2 इधर ले लिए, 9s माइनस का 9s स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9s स्क्वायर माइनस का 9s प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू आप निकाल लोगे, s की 2 वैल्यू आएंगी, और s की वैल्यू आएगी यहाँ से 1/3 और 2/3। s की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/3 और 2/3, 1/3 का मतलब क्या है 0.33, और 2/3 का मतलब कितना है 0. तो अनस्टेबल कंडीशंस के लिए जो s की वैल्यू लाई करनी चाहिए वो 0.33 से 0.67, तो राइट आंसर इज 0.33 टू 0.67 और 0.66, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। तो 87 में हमारे पास क्या है, कर्ल है, यदि कर्ल 0 होता है तो फ्लो होता है इररोटेशनल फ्लो, तो ये पी में आ जाएगा हमारे पास 3, तो 2 ऑप्शन रॉन्ग हो गए। इसके बाद ये क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंस 0 है, डाइवर्जेंस 0 होता है इनकम्प्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो इसमें क्या आ गया, ये तो सेम है, क्यू में 1 आएगा। इसके बाद हमारे पास डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 होता है, ये होता है स्टडी फ्लो के लिए, तो ये आएगा एस में आएगा हमारे पास, एस में क्या आएगा हमारे पास स्टडी फ्लो आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 और 87 का आंसर आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 87 और 87 का राइट आंसर है हमारे पास सी आंसर इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की, द एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज द रेशियो ऑफ। अब देखो ये हमारे पास टरबाइन के एग्जिट पर ड्राफ्ट ट्यूब लगी होती है, और ड्राफ्ट ट्यूब की जो एफिशिएंसी होती है यहाँ पर होती है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इसमें कितने में, प्रेशर एनर्जी में, तो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या किया इसने, कितना रीगेन किया प्रेशर हेड, मीन्स कितना प्रेशर एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को कितना कन्वर्ट किया प्रेशर एनर्जी में। तो एंट्री पर क्या है हमारे पास, काइनेटिक है या वेलोसिटी हेड है, तो टू दी वेलोसिटी हेड एट दी एंट्रेंस, तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग पंप इज जनरली यूज्ड फॉर हाईली विस्कस फ्लूइड के लिए काम लिए जाते हैं, स्क्रू पंप, राइट आंसर इज डी।
क्वेश्चन नंबर 90 है दी डायमेंशंस ऑफ चेजिस कांस्टेंट, और चेजिस कांस्टेंट की यूनिट होती है अंडर रूट ऑफ मीटर पर सेकेंड, और ये होगी L की पावर 1/2 T की पावर -1। तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91, ये हो जाएगा द डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट इज 0.05 mm, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है डेवलप्ड। देखिए तो ड्रॉपलेट दिया हुआ है, सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको दी हुई है, तो ये ड्रॉपलेट का केस है, और ड्रॉपलेट के केस में क्या आएगा हमारे पास, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज डेवलप्ड इन द ड्रॉपलेट बाय द सरफेस टेंशन इज 0.00005 न्यूटन पर mm। तो ये होता है हमारे पास डेल्टा P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी, यही होता है ड्रॉपलेट के केस में। तो ये आएगा 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 0.004 टाइम्स 0 इंटू 5 डिवाइडेड बाई डी कितना है, mm में 0.05, और mm में है तो ये किस में चला जाएगा ऊपर, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है तो मीटर में ले लो, बाद में कन्वर्ट कर देंगे इसको, इंटू 10 की पावर -3 तो इंटू 10 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है इसकी, आफ्टर सॉल्विंग दिस देन यू विल गेट 4 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इज 0.4। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट की वजह से मिस्टेक कर सकते थे, यहाँ पर 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आफ्टर दैट है क्वेश्चन नंबर 92 कि लिपस्टिक होता है हमारे पास ही होता है स्यूडोप्लास्टिक, बटर होता है डाइलेटेंट, और बेनेटाइट होता है हमारे पास रियोपेक्टिक फ्लूइड होते हैं ये। तो देख लेना 2 1 3, तो ए में 2, बी में 1 और सी में क्या आएगा 3 आएगा, राइट आंसर इज ए। देन हम बात करते हैं 93, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमारे पास आपको पता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है, तो बिलो दी सेंट्रोइड। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94, दी सेंटर दी टोटल प्रेशर ऑन दी सरफेस ऑफ वर्टिकल स्लुइस गेट। हमारे पास एक गेट है वर्टिकल स्लुइस गेट, और जिसका साइज कितना है 2 इंटू 3 है, और ये कह रहा है कि 3 मीटर का सरफेस है, वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है 1.5 मीटर पर। तो ये होता है फोर्स इक्वल टू रो जी इंटू ए इंटू एच बार। इसने पूछा किसमें, केजी में पूछा है, तो मतलब मीन्स जी नहीं आएगा, तो ये आएगा केवल रो कितना हो जाएगा 1000 इंटू एरिया कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू ये एक्स बार कितना हो जाएगा 3 1.5, और ये कितना हो जाएगा 1 2.5, तो 2.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 115, और 15 इंटू 1000 दिस विल बी इक्वल टू 15,000 kg। तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95, दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बायन फोर्स एक्ट थ्रू दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायोंसी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो एक्ट करती है सेंटर्ड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, सेंटर्ड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर। तो 95 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। इसके बाद बात करते हैं 96, ए बॉडी वेट 8.5, ए बॉडी का वेट दिया हुआ है 8.5 kg, ऑक्यूपाइंग 0.005 मीटर क्यूब, वॉल्यूम विल बी कंप्लीटली सबमर्ज इन ए फ्लूइड हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ। तो ये निकाल सकते हैं अपन, बॉडी का वेट दिया हुआ है मीन्स मास दिया हुआ है, तो वेट निकल जाएगा। तो बॉडी का वेट कितना है, मास दिया हुआ है, तो बॉडी की डेंसिटी पूछिए, तो डेंसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास बाई वॉल्यूम 8.5 डिवाइडेड बाई 0.05, ये आएगा 170। और स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या करोगे, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.17। तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। तो 97 में आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है और पूछा है कि हमारे पास स्टडी इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल साथ में है, इनकम्प्रेसिबल स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो कि फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस का डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस का डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 0 होता है। अब डेल यू बाई डेल एक्स आप करोगे यहाँ से कितना आएगा, ये 11 आएगा, प्लस का डेल बी अपॉन डेल वाई करोगे यहाँ से कितना आएगा, ये 3 आएगा, प्लस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड करोगे तो ये आएगा हमारे पास लैम्डा आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 14। तो राइट आंसर इज डी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा माइनस का 14। तो ये आपको स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगानी है 3D के केस में, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 14। क्वेश्चन नंबर 98 है,
विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशंस इन बर्नौली इक्वेशन, की कौन सा बर्नौली इक्वेशंस का अजम्पशंस नहीं है। अब देखो बर्नौली इक्वेशंस का अजम्पशंस स्टडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए, ये तो अजम्पशंस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो हमने कोई अजम्पशन नहीं लिया, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। ये पूछा नॉट एन अजम्पशन, अजम्पशन नहीं है, यूनिफॉर्म फ्लो। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, इफ दी टू एग्जैक्टली सेम पंप आर रनिंग एट दी सेम स्पीड, कि दो हमारे पास एग्जैक्टली सेम पंप हैं जो कि सेम स्पीड पर रन कर रहे हैं, और लिफ्ट दी वाटर एट दी हेड ऑफ 20 एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इम्पिलर ऑफ सेकंड पंप इज द डायमीटर ऑफ द इम्पिलर ऑफ फर्स्ट पंप। तो ये आप हेड कोएफिशिएंट लगा दीजिए, और जब आप हेड कोएफिशिएंट लगाओगे तो यहाँ से हेड कोएफिशिएंट होता है GH/n² d² इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि हम बात करें फर्स्ट पंप के केस में, तो फॉर पंप 1 ये हो जाएगा हमारे पास हेड कोएफिशिएंट H1/n1² d1², दिस विल बी इक्वल टू H2 ये G भी साथ में ले लो n2² d2²। अब देखो स्पीड सेम है तो ये सेम हो गई, और G क्या है, सेम है, तो हेड कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है 20। जो हेड दिया हुआ है फर्स्ट पंप का हेड दिया हुआ है वो 20 मीटर दिया हुआ है, तो ये है 20, और इम्पीलर का डायमीटर कितना दिया हुआ है 500 mm का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू H2 आपको दिया हुआ है 30 डिवाइडेड बाई d2 का स्क्वायर, ये d2 निकालना है आपको। तो d2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 500 इंटू √30 / 20। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 612.5 mm। तो राइट आंसर इज सी। आंसर राइट क्या होगा इसका, सी आंसर राइट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास, कि ए पाइप ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया सडनली एनलार्जेस, मींस सडनली एनलार्जमेंट है ये। इसका एरिया दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर, इसका दिया हुआ है 0.3 मीटर स्क्वायर, और डिस्चार्ज कितना है Q इक्वल टू 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो ये एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी निकल जाएगी यहाँ पर, एरिया डिस्चार्ज क्यूब इक्वल टू क्या होता है AB। तो यदि इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, तो यदि वेलोसिटी निकाली जाए फर्स्ट पाइप की तो ये आएगी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी निकाली जाए सेकंड की तो ये आएगी हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। और आप जानते हो कि हेड लॉस ड्यू टू सडन सडन एक्सपेंशन ये होता है B1 माइनस का B2 का होल स्क्वायर बाई 2G, और B1 कितना है हमारे पास 3 - 1 मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4 बाई 2G, और इसको यदि आप सॉल्व करो तो ये आएगा 2/G। राइट आंसर इज 2/G, और 2/G हमारे पास है, राइट आंसर इज A। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को। और भी यदि किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.